अस्सलामुअलैकुम। नजम सेठी शो में खुश आमदेद। मैं हूँ सैयद आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलामुअलैकुम। अच्छा नजम सेठी साहब, मामला तो है सहाफ़ियों को हिरासा करने का। ये कुछ अर्सा पहले जो 2 सहाफ़ियों के साथ एक वाक़या पेश आया, इस पर आपने भी इज़हार ख़याल किया था, लेकिन ये मामला चला गया किसी तौर सुप्रीम कोर्ट के रूबरू, और फिर वहाँ पर ये इंप्रेशन सामने आ रहा है जैसे 2 रुकनी बेंच बामुकाबला 5 रुकनी बेंच। सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन लतीफ़ आफरीदी साहब ने भी अदालत के रूबरू ये कहा कि अदलिया में तकसीम का तासुर आ रहा है, जिस पर जो कायम मकाम चीफ जस्टिस है उमर अता बंदयाल साहब, उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है, इख्तिलाफ राय हो सकता है और आपकी आंखों की ठंडक के लिए हम इकट्ठे बैठ के भी आपको दिखा देंगे। वो रद्द कर रहे हैं इस इंप्रेशन को। लेकिन आपकी चिड़िया की खबर क्या है? आपके पास क्या मालूमात हैं? अदलिया के अंदर क्या चल रहा है और बाहर ऐसा इंप्रेशन क्यों है? देखिए, ये ख्याल करना पड़ेगा जी, तरीके से बात करनी पड़ेगी आपको बहुत ठीक है ना? मोहतात होके पर गिन के सच भी बोलना है। हाँ, हाँ। और नाराज भी नहीं करना सेटल है। वे। हाँ, जी, ऑनरेबल जजेस को जी, मगर हकीकत भी बयान करनी है जी, ज़रूरी। क्योंकि तकाजा यही है, लोग पूछ रहे हैं। अब बात यह है जी कि कुछ अरसे से कुछ ऐसे चीज़ें चल रही हैं अदलिया के अंदर जिससे अदलिया की कंडक्ट के ऊपर और जजमेंट्स के ऊपर दिन ब दिन ज़्यादा सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। सवाल हमेशा खड़े होते हैं, मगर आजकल के हालात के अंदर सब जबकि सियासत बड़ी कंट्रोवर्शियल हो चुकी है तो जजमेंट्स भी बड़ी कंट्रोवर्शियल हो रही हैं। मगर एक बेशतर हिस्सा है आवाम का जो कि दोनों इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी, इसके ऊपर एक तनकीदी जायज़ा लिया जा रहा है और घर घर में ये बातें कुछ होनी शुरू हो गई हैं। तो एक तरफ तो ये सिलसिला है कि क्रेडिबिलिटी का मामला, दूसरी तरफ ये है कि जुडिशरी के अंदर जिस किस्म की टेंशन्स चल रही हैं जजेस में के दरमियान, वो भी अब घरों में बातें शुरू हो गई हैं। और हकीकत है, ये मैं अपने पास से नहीं बना रहा, मैं ये चाहता ही नहीं था ये मैं प्रोग्राम करूं जुडिशरी के ऊपर, बिकॉज देखिए बड़ा ज़रूरी है जुडिशरी को प्रोटेक्ट करना, मगर इसके साथ साथ हमें इंसाफ भी चाहिए। और हम चाहेंगे कि जैसे नैब बदनाम हो गई है या इस्टेब्लिशमेंट के कुछ हिस्से बदनाम हो रहे हैं, जुडिशरी ऐसे बदनाम नहीं होनी चाहिए, बिकॉज आखिर इट इज़ द लास्ट रिजॉर्ट। आइन की जो पिलर्स है ना, उसमें से ये आखिरी है और सुप्रीम है ये। अगर यहाँ कोई गड़बड़ हो जाती है ना, तो फिर इंसाफ आपको किसी सूरत में नहीं मिल सकता, ना सियासत में मिल सकता है, ना किसी और चीज़ में मिल सकता है। अब ये कह के, अब मैंने ये प्रीएम्बल था, ये कहना ज़रूरी था। अब बात यह है कि ये जो इशू बना कर सिंध हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस साहब का, उसके ऊपर बिल्कुल डिवीज़न हो गई है। एक तरफ चीफ जस्टिस साहब और उनके साथी हैं सुप्रीम कोर्ट में, और दूसरी तरफ सारे बार और सारे बार्स जो हैं वो इकट्ठे हो गए हैं। सबका यही मौक़िफ़ है कि ये सीनियरिटी प्रिंसिपल जो है इसको मेंटेन करना चाहिए। हालांकि जजमेंट्स पहले ऐसी आई हैं जिसमें किसी जजमेंट में सीनियरिटी प्रिंसिपल को बरकरार रखा है और किसी पे नहीं भी रखा, और अब ये जो हो रहा है कि सीनियरिटी प्रिंसिपल को कम अहमियत दी जा रही है और फैक्टर्स को ज़्यादा दिया जा रहा है, इस पर एतराज़ आने शुरू हो गए। अच्छा, जबकि कॉम्पिटेंट जज और अच्छे जज को आप प्रमोट करके और सुप्रीम कोर्ट ले जाते हैं तो मैंने देखा है ज़्यादा ऑब्जेक्शंस नहीं आते। जब कंट्रोवर्शियल या वीक जजेस को आप उठा के ले जाते हैं, जो जिनकी मेरिट के बारे में बहुत से सवाल होते हैं, तो फिर कंट्रोवर्सी बनती है कि ये पिक एंड चूज़ हो रहा है, ये फेवरेटिज्म हो रही है, ये कोई प्रिंसिपल्स के ऊपर काम नहीं हो रहा। अब वो सूरत हाल आ गई है। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को ये कहना कि आपको हम एड हॉक जज लगाते हैं, हालांकि उनकी अपनी एक्सपेक्टेशन ये है, जिसके बारे में ये सारा मामला ही शुरू हुआ था कि अगर एक एक्सपेक्टेशन है सीनियरिटी की तो उसके मुताबिक पहले फैसले होते रहे हैं इफ्तिखार चौधरी साहब के ज़माने के, जो प्रिंसिपल्स ले डाउन किए थे। तो फिर उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि सीनियर मोस्ट कि वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, मगर उनको पसंद नहीं किया जा रहा। बड़ी सीधी सी बात है। अब कौन पसंद नहीं कर रहा ये आवाम खुद समझती है। उनके कुछ ऐसे फैसले हैं जिनके वजह से कुछ लोगों को तकलीफ़ हुई है, और इसलिए सिंध हाई कोर्ट चीफ जस्टिस साहब को वो सुप्रीम कोर्ट नहीं ले जाना चाहते, मगर हाई कोर्ट में भी नहीं छोड़ना चाहते उनको। बिकॉज एज चीफ जस्टिस हाई कोर्ट वो बहुत सी चीज़ें कर रहे हैं जो कि लोगों को पसंद नहीं आ रही है, पावरफुल लोगों को। अच्छा, तो मेरा ये ख्याल है कि उसके ऊपर भी जो रवैया इख्तियार किया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कि उनको लाना भी है और नहीं भी लाना, उधर से हटाना है मगर अंदर सुप्रीम कोर्ट के नहीं लाना। और वो खुद नहीं मान रहे कि मैंने, और ऊपर से वो खुद कह रहे हैं कि मुझे ये मंजूर नहीं है, या मुझे यहाँ छोड़ दें या मुझे लेके जाएं पूरा। ये क्या बात हुई कि ना इधर का ना उधर का। ये तो यह कैसे है कि मुझे आपने गुड बॉय कॉर्नर में खड़े हो जाओ,
हम देखेंगे तुम क्या करते हो, जी। फिर तुम्हें देखेंगे आगे, तलवार यहाँ रखी जी। हुई। ऐसे तो नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता। तो मेरा ख्याल है इस वक्त बार के अंदर बहुत गुस्सा है इस चीज़ के ऊपर। अच्छा। और जैसे काजी फायज ईसा के केस के ऊपर, जस्टिस साहब के केस के ऊपर सारा बार इकट्ठा हो गया था, इस वक्त भी मुझे ऐसे लग रहा है कि बार इकट्ठा हो रहा है इस मौजू के ऊपर भी। ठीक है, लेकिन इधर इस मामले में क्या हुआ? अब इस मामले में आइए। हाँ। ये बैकग्राउंड थी। इस मामले में ये हुआ कि आपको पता ही है, असदूर जी। पहले, उससे पहले 2-3 और सहाफ़ी, मतीउल्लाह जान साहब के साथ डिसअपेरेंस हो गई, जी। अब असदूर के साथ ज़्यादती हुई जी। और आमिर मीर हैं। हाँ, आमिर मीर हैं जी। और इमरान शफकत हैं। इमरान शफकत हैं और भी बहुत से कुछ नाम है। कुछ लोग तो छोड़ के चले गए मुल्क जी। से। अब इनका ये मौक़िफ़ था कि इंक्वायरी होनी चाहिए। गवर्नमेंट ने कोई इंक्वायरी वारी की नहीं कि हमारे साथ हुआ क्या था। तो अब और कोई रास्ता नहीं रहा था, तो अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब जो कि जियो के कोर्ट रिपोर्टर हैं और उनकी बड़ी हैसियत है, बड़े रिस्पेक्टेड कोर्ट रिपोर्टर है, बड़ी एक्यूरेट रिपोर्टिंग करते हैं, सीनियर रिपोर्टर, और उनकी बड़ी इज्जत है अपने प्रोफेशन में भी और अदालतों में भी। बड़े ऑब्जेक्टिव के साथ उन्होंने बनाई वो 20 नुकात, जिसमें वो और असतूर उसमें उन्होंने अपना नाम लिखे। हो सकता है एक आधा और भी नाम हो, मेरे पास है पिटिशन। और वो उन्होंने कोशिश की कि वो रजिस्ट्रार एक्सेप्ट कर ले, मगर वहाँ उनको दुश्वारी आई। अच्छा, सुनवाई नहीं हुई, रजिस्ट्रार के रूबरू वो नहीं उधर हुई। कुछ घास नहीं डाला। तो वो एक अदालत में जहाँ काजी फायज ईसा साहब और मधुखेल साहब थे, वो एक अदालत चला रहे थे, तो ये साहब दोनों या 3 हजरात ये वहाँ पहुँच गए और इन्होंने जाके वहाँ कहा कि जी हामिद मीर के साथ ये हुआ, फलाने के साथ ये हुआ, फलाने के साथ ये हुआ, हमारी बात कोई सुन नहीं रहा है, तो हम आ गए हैं आपके पास, हमारी बात सुन लीजिए। तो जजेस ने कहा भाई आपका तो केस वेस नहीं लगा हुआ, तो आप कैसे आ गए? तो उन्होंने कहा नहीं जी वो सुनने के लिए कोई तैयार नहीं, हम तो इंसाफ लेने आए, कुछ सुन तो लें हमारी बात। तो मेरा ख्याल है वहाँ फिर ऐसे हुआ कि काजी फायज ईसा साहब ने ये कहा अच्छा चले 1 सेकंड ये रुक जाएँ, बाकी जो हम कर रहे हैं, क्या मसला है आपका, बताएं क्या मसला है आपका। तो उन्होंने कहा जी ये, उन्होंने कहा कुछ लिखा हुआ है आपने? हाँ लिखा, पढ़ो। तो उन्होंने फिर अपनी पूरी पिटिशन पढ़ के सुना दी। काजी साहब मुतासर हो गए कि यार ये सब बड़े वज़न वाले इसमें पॉइंट्स लिखे गए हैं कि मीडिया के साथ हो क्या रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं ये बात सही है, इसको एक्शन लेना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो हम फिर इसको अब सुओ मोटो केस बना देते हैं और उस केस में फिर हम नोटिस इशू कर देते हैं FIA को और अटॉर्नी जनरल को और पैमरा को, इधर उधर जो सब इन्वॉल्व थे उनको हम नोटिस इशू करें, आइए बताइए ये क्या कह रहे हैं ये लोग। क्योंकि सहाफ़त को प्रोटेक्ट करना, मीडिया की फ्रीडम को प्रोटेक्ट करना बड़ी अहम है। उन्होंने ये पैग लेके उन्होंने कहा जी मैं नोटिस इशू कर दूँ और 26 तारीख को आप आ जाए। अच्छा। सारे आ जाए, मैं सबको पूछूंगा क्या हो रहा है। अच्छा। ज़ाहिर है सहाफ़ी बड़े खुश थे कि यार हमारी बात सुन ली गई, अब बात बनेगी। मगर ये क्या पता था कि रातों रात कहीं और भी कोई मीटिंग्स हो गई कि ये क्या हो रहा है, ये तो एक नया पेंडोरास बॉक्स खुलने वाला है। ये सारे इदारे जो है उनको बुला लिया, उनके सरबराहों को उनको बुला लिया, और वो जज तो फिर पूछेगा, ये तो वही जज है जिसने पहले भी बड़े कड़वी कड़वी चीज़ें पूछी भी और बोली भी, और अब इससे ये खोल लिया, ये तो और मसला बन जाएगा। हम यहाँ मीडिया को कंट्रोल करने जा रहे हैं, एक नया कानून बनाने जा रहे हैं, हमको धमकियाँ वमकियाँ दे के सर टाइट कर रहे हैं, और ये जो है इनको फिर बुला के पूछ रहे हैं क्या हुआ, और अब हमें टाइट किया जाए। अच्छा, लेकिन हमारे पास वक्त बहुत कम है, इसी कहानी पूरी करनी है। हाँ, कहानी पूरी करनी है। अच्छा, कहानी आप पूरे जरूर करें, लेकिन आउट ऑफ द वे जाके भी तो रिपोर्ट नहीं ना किया जा सकता चीजों को, कि जिस तरह से आप मुकदमे की समात रेलेवेंट नहीं है, आप उसमें चले जाते हैं, जंजीरें अदल वहां हिला देते हैं। ये आयशा ऐसे नहीं होता। हाँ। ये जज साहब जो बैठे होते हैं ना, उनके पास बड़े पावर्स होते हैं। जैसे सुओ मोटो का तो मतलब ये है कि किसी चीज़ को किसी वक्त वो देख सकते हैं। अच्छा, कायम मकाम चीफ और पहले भी ऐसे होता रहा है कि लोग कुछ उन जो चीफ जस्टिस थे जिन्होंने सुओ मोटो लिया, अदालतों के अंदर ही लोग उनको कहते थे ये मसला बना, ये बना, अच्छा बुला लो। अच्छा, वो चीफ जस्टिस होते थे। हाँ, मगर आइए ना, मुझे आने देना वहाँ। जी कहिए। अब बात ये है कि कितना टाइम है अभी? अभी हमारे पास 3-4 मिनट। लेट मी फिनिश, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है। ओके, प्लीज कंटिन्यू। तो फिर ये हुआ कि जज साहब ने बुला लिया सबको, लोग अपसेट हो गए कि अब तो और भी गड़बड़ होने जा रही है। तो फिर एकदम एक एक्टिंग चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, उन्होंने फ़ौरन एक बेंच तश्कील कर दिया 5 रुकन जजेस का, और उन्होंने ऑर्डर इशू किया कि हमें एहसास है इस बात का कि मीडिया के जो मसाइल हैं वो बड़े अहम हैं और उनकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए, सुनना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, मगर इसके बेशतर कि हम वो चीज़ को देखें, ये जो 2 मेंबर बेंच है इससे जो सुओ मोटो नोटिस लिया है,
हम इस इशू को देखना चाहते हैं कि इनका हक भी था, क्या ये सुओ मोटो नोटिस ले भी सकते हैं कि नहीं, या कि ये सुओ मोटो नोटिस जो है ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सिर्फ ले सकते उनका हैं, प्रोगेटिव, उनका प्रेरोगेटिव है, वही ले सकते हैं और कोई नहीं ले सकता, या फिर एक्टिंग चीफ जस्टिस ले सकते हैं जी, जो कि पहले होता रहा है। तो ये कैसे हो गया कि एक जज ने या एक बेंच ने खुद ही सुओ मोटो नोटिस ले लिया? ये तो नहीं होगा कि इसके बाद हर बेंच उठ के शुरू हो जाएगा ये और हमारा तो ख्याल था कि ये चीफ जस्टिस साहब का ये इख्तियार और है। इस वीक उनका बेंच भी नहीं था, उनका बेंच भी नहीं जी। था, तो इसलिए उन्होंने कहा जी हम पहले इस इशू को एग्जामिन करेंगे, इसको मसले को हल करते हैं, क्या ये हो भी सकता है कि नहीं हो सकता, ताकि ये अनारकी ना फैल जाए। हर बंदा हर जज उठ के कहे जी फिर तो मेरी मर्जी। हाँ, तो सुओ मोटो तो उन्होंने ये कह के, तो उन्होंने ये जो ऑर्डर था काजी फायजीसा साहब का कि 26 तारीख को हियरिंग होगी और सबको बुलाया था, उन्होंने उसको सस्पेंड कर दिया, कहा उस ऑर्डर को हम इन अबेंस रखते हैं जब तक हम इस इशू को पहले फैसला नहीं कर लेते कि इन्होंने जो बुलावा है ये कर भी सकते थे कि नहीं कर सकते थे, या करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। ये एक कानूनी इशू है, पहले हम उसको कर लें फिर इधर आएंगे कि ये कर सकते हैं, या अगर कर सकते हैं तो करें, नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। तो मेरा ख्याल है यहाँ आके अब बात खड़ी हुई, जिसकी वजह से कुछ उन्होंने लफ्ज़ ऐसे इस्तेमाल किए हैं वहाँ कि हमने री इन ऑर्डर, मतलब है कि ये जो ऑर्डर था उसको उन्होंने डिस्क्राइब ऐसे किया है कि इन री ऑर्डर हम एक नए ऑर्डर को पास कर रहे हैं, कि काजी साहब का ऑर्डर इन री ऑर्डर। अब मैंने लोगों को पूछा ये इन री ऑर्डर क्या है, उन्होंने कहा जी हमें भी पहली दफ़ा हमने सुना है। अब मैं यही गैस कर सकता हूँ कि इन री ऑर्डर का मतलब ये है इन रेफरेंस टू दी ऑर्डर ऑफ काजी फायजीसा एंड जज साहब, हम ये नया कार्रवाई शुरू कर रहे हैं इन रेफरेंस टू दैट। अच्छा। मेरा तो ये ख्याल है इसका ये उसका ज़िम्नी यानी ये हो जाएगा, इसमें हम एक्सप्लेन करेंगे कि तरीक़ाकार क्या तो है। अब उन्होंने उसको सस्पेंड कर दिया या इनबेंस कर दिया, और अब वो ये इशू को लेके बैठेंगे, कब बैठेंगे, कैसे बैठेंगे, कितनी देर लगाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। ये हो सकता है कि ये फैसला आ जाए 5 जज का कि जी आप नहीं कर सकते ये, अगर आप नहीं कर सकते तो फिर ये जो पिटिशन है जी, ये तो फिर ख़त्म हो गई ना। जी, फिर तो या चीफ जस्टिस इसका नोटिस लें, अगर वो नहीं लेंगे तो गई फिर। और रजिस्ट्रार अगर ना सुने तो तब भी कुछ नहीं। अच्छा, लेकिन अब ब्रेक पे जाने से पहले अगर आपने जो फरमाया था कि सिचुएशन जुडिशरी में भी ऐसी चल रही है और जर्नलिस्ट के लिए भी आगे प्रॉब्लम्स आ रही हैं और इसको ऑपोजिशन कैश कराने की कोशिश करेगी आने वाले दिनों में, आपको लगता है कि मामला उधर जा रहा है? देखिए, मैं सुन रहा था कुछ वकला हज़रात को ये सिंध हाई कोर्ट के इशू के ऊपर बड़ी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल हो रही है। ऑनेस्टली मैंने आज तक ये सुना नहीं था कि किसी ऑनरेबल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज को ये कहा जाए कि इंस्टेड ऑफ द ऑनरेबल आयशा, जी, जस्टिस आयशा, आपको मैंने बना दिया, चले आयशा मलिक मैं अभी आपका ओके, द ऑनरेबल आयशा जी। नाज, अब वो कह रहे हैं ये आयशा। अब एक ऑनरेबल जज को फर्स्ट नेम ये आयशा क्या कर रही है, ये गलत कर रही है, मतलब ये चीज़ यहाँ तक आ गई नौबत। डिग्निटी। दूसरी चीज़ ये कि पोडियम के ऊपर खड़े होकर ऑफिस बेरर्स ऑफ लॉ एसोसिएशंस ऑफ बार्स वो ये कह रहे हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। मतलब है कि अगर ये तौहीन नहीं है अदलिया की तो फिर तौहीन का मतलब ही कुछ नहीं रहेगा। मगर बात यह है कि ये वो लोग कर रहे हैं जो सबसे बिगेस्ट डिफेंडर्स ऑफ जुडिशरी रहे हैं। अदलिया बहाली तहरीक देखी हमने, अफरीदी साहब उनके साथ खड़े थे, हामिद खान साहब, बड़ी इनकी हैसियत है, अली अहमद कुर्द साहब, हाँ कुर्द साहब, बड़ी हैसियत है। मगर जो जिस गुस्से में वो बातें कर रहे हैं, मैं समझता हूँ इसका बहुत वाइड इम्पैक्ट आएगा और सिंपथी है लोगों में। यंग लॉयर्स जो है वो कहते हैं ये सही कह रहे हैं, ये लीडर्स हैं हमारे, ये सही कह रहे हैं। मैं ये समझता हूँ ये क्लैश बन सकता है मोमेंटम अगर सुपीरियर जुडिशरी इसको इग्नोर करती है और जुडिशरी के अंदर कुछ जाती है, जो कि नज़र आ रहा है ना अब कि मतलब 3-4 जजेस ऐसे हैं जो कि मेजॉरिटी डिसीजंस को नहीं एक्सेप्ट करते और अपनी डिसेंटिंग ओपिनियन भी दे देते हैं। और इसीलिए वो काजी फायजीसा के केस के अंदर आपने देखा 4-6-6-4 हो गया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये चीज़ें जुडिशरी के लिए अच्छी नहीं है। और इस वक्त मैं ये समझूंगा कि सुप्रीम कोर्ट एक मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ उसको देखा जा रहा है और एक चीफ जस्टिस जाने वाला है, एक नया चीफ जस्टिस आने वाला है। जो जा रहा है उसके ऊपर तो आप देखिएगा जैसे पहले 2 गए हैं, इनके ऊपर भी बड़ी तनकीद आएगी, ये मैं लिख के दे रहा हूँ आपको। अच्छा। अभी तो ख्याल किया जा रहा है मगर आएगी। को मैं सुनता हूँ ना तो मैं हैरान हो जाता हूँ कैसी बातें हो रही हैं।
और जो इस आने वाले हैं अगर वो सही तरीके से कंडक्ट नहीं करेंगे अपने आप को और इसी माहौल में ऐसे ही चलेंगे जिससे लगेगा कि अंडर प्रेशर काम कर रहे हैं और इंसाफ नहीं मिल रहा या इंसाफ दिया जा रहा है कहीं और, तो वो भी उनके ऊपर भी उसी किस्म की तनकीद आएगी। और ये मैं आपको लिख दूँ, ये तारीख जब लिखी जाती है ना तो जजेस तारीख नहीं लिखते, उनके फैसले लिखते हैं। वो सिर्फ फैसले लिखते हैं, तारीख हम लिखते हैं जी, रिपोर्टिंग हम करते हैं। ठीक है, कौन कहाँ खड़ा था तारीख के उस मोड़ पे और किसने क्या कहा और क्यों कहा। आज तक मीडिया और एकेडमिक्स जो है जस्टिस मोहम्मद मुनीर की बात करते हैं कि ही वाज द फर्स्ट वन जिसने मार्शल लॉ को लेजिटिमेट बनाया, प्रोटेक्ट किया और किया, उनको माफ़ नहीं किया। यहाँ तक कि जब वो फौत होने लगे तो फौत होने से पहले जस्टिस मुनीर साहब ने एक किताब लिखी फ्रॉम जिना टू ज़िया, जिसमें उन्होंने कहा कि मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई और मैंने ये जो किया था काम ठीक नहीं किया था। तो इसी तरीके के साथ जस्टिस नसीम हसन शाह फौत होने से पहले वो कह गए कि मैंने जो फैसला किया था जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की साइन किया था डेथ वारंट, वो हमारे ऊपर प्रेशर था, हम क्या करते। तो ऐसे बातें आती हैं। तो इफ्तिखार चौधरी साहब के बारे में, इफ्तिखार चौधरी साहब के बारे में भी तनकीद होगी, हो रही है और लिखा भी जाएगा। और मैं ये समझता हूँ कि आजकल जिस किस्म के हालात बन रहे हैं इसके बारे में भी लिखा जाएगा। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ अगर ये इदारा कंट्रोवर्शियल हो गया जिस तरीके से ये हो रहा है तो पाकिस्तान के लिए फिर कुछ नहीं रह जाएगा। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक का, तो ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो इसी मामले पर थोड़ी सी बात करके आगे बढ़ जाएंगे। वेलकम बैक टू द शो। इससे पहले कि हम बात करें अपोजिशन को कहाँ कहाँ से जिला मिल सकती है, एक क्वेश्चन है, पहले वो सुन लेते हैं। मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद उस्मान है, फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ मैं। मेरा एक सवाल है जी, सवाल ये है कि आजकल गवर्नमेंट जो है वो ये कानून चेंज कर रही है कुछ सहाफ़ियों के बारे में कि ये जो गलत ख़बरें देते हैं या न्यूज़ चैनल जो है इनके ऊपर कुछ जुर्माने आयद होंगे या कि इनको पनिशमेंट होगी, सज़ाएँ होंगी उन गलत रिपोर्टिंग की वजह से। तो इस पर सहाफ़ियों को बड़ी तकलीफ़ हो रही है। तो आया कि ये गवर्नमेंट जो काम कर रही है ये सही नहीं है, गलत रिपोर्टिंग नहीं करनी चाहिए, इसमें कौन सी कोई बुराई है? तो ये ज़रा इस बारे में थोड़ा सा आप ज़रा बताएं हमें कि आया कि ये गवर्नमेंट का इक़दाम किस हद तक ठीक है और जो सहाफ़ी कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। जाली खबरें नहीं देनी चाहिए, प्राइवेट लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, ये एतराज़ात हैं। लेकिन अपोजिशन की तरफ आते हैं पहले, तो क्या आप पहले मैं डिस्कस कर लूँ कि ऑपोजिशन? ओके, देखिए ये विल डिस्कस दिस, ठीक है। तो ऑपोजिशन इस वक्त सोच रही है किसी तरीके के साथ मीडिया और बार को साथ लेके एक मूवमेंट बनाया जाए हुकूमत के ख़िलाफ़। अब डिसग्रंटलमेंट, बेचैनी मीडिया में भी नज़र आ रही है आपको और बार में भी नज़र आ रही है और ये बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। देखना ये चाहिए एक चीज़ बढ़ती है या कम होती है। अगर कम हो जाए तो इग्नोर करें, अगर वो बढ़ रही है तो फिर ख्याल करें कि ये किसी स्टेज पे इतनी ना बढ़ जाए कि मसला ही ना गले पड़ जाए। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि ऑपोजिशन ढूंढ रही है, वो खुद तो PDM नहीं बनी जो हमारा ख्याल था बनेगी। अब उनको देख रहे हैं कि यहाँ बेचैनी है और उन्हें याद है कि एक लॉयर्स मूवमेंट भी चला था जिसको लोग समझते थे एक बहुत बड़ा इनकलाब आ गया। इनकलाब तो नहीं था, वो तो हमें बाद में पता चला, मगर कम से कम मुशर्रफ की छुट्टी हो गई जी, ऐसे ही था ना। और गवर्नमेंट की भी कोशिशें नाकाम हुई थी तब। बाबर अवान साहब ने जितनी एफर्ट्स की थी दबाने के लिए, कुछ भी नहीं बना जी। तो अब ये है कि अगर ये चीज़ मीडिया वाली और जो बार्स के अंदर जो बेचैनी है, गुस्सा भी है, अगर इसको रोका ना गया, इसको न्यूट्रलाइज ना किया गया, तो किसी स्टेज पे भी ये मीडिया, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ये रब्ता करेंगी उनके साथ। शायद ऑलरेडी रब्ता कर रही हों कि आप भी हमारे ज्वाइन करें, हम आपकी जो कॉज है उसको हम डिफेंड आगे लेकर चलेंगे। चलेंगे। अब आपने देखा ये जो कानून आ रहे हैं मीडिया के ख़िलाफ़, अपोजिशन ने बोलना शुरू कर दिया मीडिया के हक़ में, कल को वो फिर बार के हक़ में बोलना शुरू कर देंगे और जुडिशरी के ख़िलाफ़ कि ये जजमेंट ठीक नहीं, ये नहीं। अगर बार के अंदर लोग खड़े होके वो जो प्रोटोकॉल है दी ऑनरेबल जजेस का कि कैसे उनसे ख़िताब करना है, अगर वो ना हुआ, ये भी शुरू हो गए तो क्या होगा? जेलों में डालेंगे? नहीं डाल सकते ना। आप कंटेम्प्ट करेंगे तो एक को जेल में डालेंगे तो 10 और खड़े हो जाएंगे वहाँ। ऐसा ही हुआ था माजी में भी। तो इसलिए ये सोचना भी नहीं चाहिए कि इसको पकड़ के इसको ज़ुबान बंद करें। वो एक ही बंद करेंगे फिर देखिएगा क्या होता है। उनको भी पता है जो ज़ुबान इस्तेमाल कर रहे हैं।
तो ये चीज़ बड़ी ख़तरनाक बन सकती है इस हुकूमत के लिए, इस जुडिशरी के लिए और इस इस्टेब्लिशमेंट के लिए। बस इससे ज़्यादा मैं नहीं कहना चाहूँगा। मुझे पता है कि सियासी जमातों की ये ख्वाहिश है कि किसी तरीके से लावा पके कि मिलाया जाए और किया जाए। अब आइए वो सवाल जो मीडिया वाला जी। तो जवाब उसका ये है जी कि गवर्नमेंट ने एक कानून बनाया, हमें नहीं दिखाया। तजावीज़ हैं कानून उससे की। बड़ी लंबी चौड़ी तजावीज़ है। हम कहते हैं हमें दिखाएं, हमसे बैठ के डिस्कस करें, वो हमें दिखाते नहीं हैं और दुनिया को ये कहते हैं कि हमने दिखा दिया। अच्छा। हम कहते हैं हमें पूरा ड्राफ्ट दिखाएं, फिर कहते हैं हमने दिखा दिया है। हम कहते हैं ये ड्राफ्ट है, कहते हैं नहीं ये तो नहीं है, ये तो नहीं है। भाई फिर कौन सा है वो अभी तक मुझे नहीं पता अभी तक। ऑनेस्टली मैं ढूंढ रहा हूँ कि भाई क्या है ये ड्राफ्ट। वो अधूरा सा कुछ चीज़ मिल जाती है, मगर जब मैं पूछता हूँ कि ये गवर्नमेंट कहती है, उन्होंने नहीं ये भी पता नहीं, ये तो हमने कहा नहीं। पहली बात तो ये एक ड्रामा हो रहा है। दूसरी चीज़ ये कहा ये जा रहा है, अब फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि यहाँ 7-8 मुख्तलिफ कानून हैं जो कि कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई ओवरलैप कर रहा है। हम सबको ख़त्म करके एक कानून बनाएंगे, एक अथॉरिटी बनाएंगे, एक कानून बनाएंगे। मुझे उससे कोई इतराज़ नहीं है, अच्छी बात है। रैशनलाइज करना अच्छी बात होती है। मुख्तलिफ कानून, मुख्तलिफ अथॉरिटीज़, बड़े लोग इधर बैठे हुए हैं, उधर बैठे हुए हैं, इधर बैठे हुए हैं, सारे मुख्तलिफ चीज़ें कर रहे हैं और एट द एंड ऑफ द डे इधर से आप जाते हैं, इधर जाते हैं। बेहतर है एक ही कानून हो, अच्छी बात है, उससे मुझे प्रॉब्लम नहीं। मुझे प्रॉब्लम ये है कि उसके अंदर है क्या। अच्छा, ये इतना कॉम्प्रिहेंसिव लॉ बना रहे हैं जो कि पहले पुराने ज़माने में तो प्रिंट मीडिया ही था, फिर इलेक्ट्रॉनिक आ गया, अब डिजिटल आ गया, उसके अलावा सोशल मीडिया भी बन गया। तो ये एक कानून इतना वसी पैमाने पे बना रहे हैं जिसमें एक झटके के साथ जिसको चाहे जो मर्ज़ी कर ले। अच्छा, अब हम कहते हैं यार ये क्या है, ये इसका माने क्या है, ये क्या होगा। नहीं कोई नहीं। फिर आहिस्ता से पता चलता है जी यहाँ तो 25 करोड़ की आपको फाइन भी हो सकता है। कोई कहता है 2.5 करोड़ है, कोई कहता है 25 करोड़। 25 करोड़ ही सुना है। चौधरी साहब भी कुछ कभी 250 मिलियन की बात करते हैं, 250 मिलियन तो 25 करोड़ बन जाता है। जितना कोई दे दे उतना काफी। तो ये बताओ तुम मेरे प्रोग्राम पे आके कुछ कह देती हो तो मैं तो गया ना, मेरे में तो 25 करोड़ का डर लग गई ना। और फिर आइंदा केयरफुल हो गए। नहीं आइंदा क्या, वो तो फिर मैं कहूँगा मेरे पास पैसे नहीं हो गए, बंद हो गया। हाँ। अब ऊपर से कहते हैं जी कि अगर हम आपको नोटिस देते हैं कि आपने कुछ काम गलत किया है और आप उसका डिफेंस के लिए फिर आपको आना पड़ता है, तो पता है आपको इन्होंने किया कि हमारा फैसला फाइनल है, हाई कोर्ट में भी आप नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट ही जाएंगे आप। हाँ, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। मगर सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले 2 और कदम हैं हुकूमत के अंदर। एक ट्राइब्यूनल है, एक ट्राइब्यूनल के ऊपर है। मतलब है आपको फंसा के रखना है, ना चलने देना है तो ना चलाना है। तो आप सुप्रीम कोर्ट तो उस वक्त जाएंगे ना जब यहाँ से फारग हो जाएंगे। 5 साल तो आपको यहीं घुमाएंगे ना, खिड़की लगा के तो आप फारग। तो मीडिया के मुलाजिमीन की जो बात करें, तनख्वाहें नहीं मिलती। अच्छा, वो बिल्कुल अच्छी बात है। वो तो ऑलरेडी एक वेज बोर्ड है, एक इदारा है। अगर उसको रैशनलाइज करना है तो कोई इशू नहीं है, कर दें उसको रैशनलाइज। हम तो समझते हैं कि हम मीडिया फ्रीडम जो है वो एक्चुअली मालकान का इतना फ्रीडम नहीं होता जितना वर्किंग जर्नलिस्ट का फ्रीडम होता है जी। तो अच्छी बात है, हम तो कहेंगे करें आप, मगर उसके अंदर भी क्लैरिटी होनी चाहिए ताकि सबको डिफेंस मिले। जो वहाँ पहले जो इदारे बने हुए हैं, जो वहाँ डिफेंस मिलती थी, यहाँ भी डिफेंस मिलनी चाहिए। मगर सबसे जो ख़तरनाक बात यह है कि इन्हें इस बात का एहसास हो गया है कि अब मीडिया प्रिंट से हट के इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रॉनिक से हट के डिजिटल, और डिजिटल में सोशल मीडिया बहुत बड़े। यहाँ देयर आर 50 मिलियन सोशल मीडिया यूज़र्स। तो वो कैसे कंट्रोल करना है? वो ऐसे ही है कि जिसको चाहे टक करें और बंद कर दें। और हर साल जो भी सोशल मीडिया के ऊपर कुछ करते हैं, कुछ चैनल्स हैं या यूट्यूब या, हर साल NOC लें आप। अगर NOC नहीं मिलेगा तो आप चला नहीं सकते। और NOC ना करने के तो 100 तरीके हैं। आपने कहा जी मेरा NOC है, मैंने पैसे जमा करा दिए, मुझे दे दें, आपको नहीं मिलता, आप क्या कर लेंगे? आप बैठे हुए अभी आ रहा है, आपके खतों के जवाब नहीं आ रहे, ना हाँ करते हैं ना करते हैं, और आप 6 महीने में उड़ जाते हैं, फारग हो जाते हैं। अच्छा, लेकिन तो हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें इनकॉल किया जाए। मगर जाते जाते मैं ये कह दूँ कि इन्होंने किया क्या है। सबसे बड़ी फेक न्यूज़ जो है वो गवर्नमेंट करती है हमेशा। गवर्नमेंट का एक प्रोपेगेंडा सेल होता है, इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन है। पुराने ज़माने में तो पैसे भी बड़े होते थे, खिलाते पिलाते थे। अब वो पैसे वैसे ख़त्म हो गए हैं, अब वो धमकियों के ज़रिए काम चलाते हैं। ये काम नौकरी से छुट्टी करा देते हैं। ठीक है, ये काम करता है तरीका। हाँ, ये अपने बेहतर तरीका है ना, कोई पैसे भी नहीं खर्च होते। तो अब आइए आप कि इन्होंने अब क्या किया है कि इन्होंने एक जाली पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की एक मीटिंग बुला के उनके साथ बातचीत कर ली, और कहा जी हमने इनको बता दिया, इन्होंने ओके कर दिया। पता ये चला कि ये भी फेक न्यूज़ है, क्योंकि जिनको बुलाया वो PFUJ के है ही नहीं। अच्छा। अपने पास से घर लिया PFUJ, वो PFG वाले रोते हैं कि जी हमें तो बुलाया ही नहीं। और भी 7-8 ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनको
दावत जानी चाहिए ताकि वो आके बैठ के मशावरत करें। नहीं, उनको बुलाया नहीं, एक जाली ऑर्गेनाइजेशन बना के उससे मोहर लगवा ली और अब कह दिया हमने कंसल्टेशन कर ली। अच्छा। तो सबसे बड़ी फेक न्यूज़ इज गवर्नमेंट ऑलवेज। ये गवर्नमेंट नहीं, हर गवर्नमेंट ये करती है, हर जैसे गवर्नमेंट स्पिन करती है, हर गवर्नमेंट ड्रामे करती है, याद है आपको? यू टर्न्स करती है और जी। अपने आप को बचाने की कोशिश करती है। पर्सनल अटैक्स पे आप क्या कहेंगे? सहाफ़ी पर्सनल अटैक क्यों करते हैं और ये करने चाहिए या नहीं? यहाँ होते हैं पर्सनल अटैक्स, खातून अव्वल पे होते हैं, या उधर यूके में हम देख रहे हैं नवाज शरीफ साहब की एक नमासे की शादी के मौके पर, निकाह के मौके पर क्या हुआ? अच्छा, ऐसे है, दो किस्म की कानून होते हैं, यहाँ आइन में भी हैं, हमारे भी और दुनिया के जो डेमोक्रेटिक मुल्क है वहाँ भी ऐसे है। एक है कानून जो आपकी प्राइवेट लाइफ को प्रोटेक्ट करता है, एक है वो कानून जो आपकी पब्लिक लाइफ को एक्सपोज करता है। अच्छा। एक प्राइवेट लाइफ को प्रोटेक्ट करता है, अच्छा। दूसरा पब्लिक लाइफ को एक्सपोज करता है। ठीक है। वहाँ कानून पब्लिक लाइफ के बारे में ये है कि अगर आप ऑफिशियल हैं, पब्लिक ऑफिसर हैं, होल्डर है, पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं, पब्लिक तो भाई आप एडमिनिस्ट्रेटर भी हो सकते हैं, आवाम से मुतालिक आपका काम है, हाँ, तो यू आर अ पब्लिक ऑफिशियल, आप उनके नौकर हैं। आप यू आर अ पब्लिक ऑफिशियल, ठीक है। आपने अकाउंटेबल होना है आवाम के आगे। पब्लिक इंटेलेक्चुअल, पब्लिक जो पब्लिक सर्वेंट है, वो पॉलिटिशियन हो, ऑफिस होल्डर हो, जो भी है, उसकी जो भी ज़िंदगी है वो पब्लिक की ज़िंदगी है। अगर उसमें कोई वो कोताही होती है या कानून की तोड़ता है तो वो उसे सज़ा मिलती है। अच्छा, उसमें ये होता है कि एक पब्लिक ऑफिशियल जो है उसकी एक प्राइवेट लाइफ भी होती है, ठीक है, एक पब्लिक लाइफ होती है। ठीक है, अगर एक साहब है वो डीसी हैं तो एक डीसी की हैसियत में वो पब्लिक, और डीसी एज अ हस्बैंड एंड अ फैमिली मैन वो प्राइवेट लाइफ है। मगर बाहर उन्होंने ये कानून बनाया है कि पब्लिक ऑफिशियल्स जो है उनकी प्राइवेट लाइफ भी जो है वो भी अकाउंटेबल है। अगर प्राइवेट लाइफ में भी पब्लिक ऑफिशियल्स कानून तोड़ते हैं तो सज़ा होगी उनकी। तो मीडिया को इजाज़त है कि पब्लिक लोग, जो लोग पब्लिक हैं, उनकी प्राइवेट लाइफ और पब्लिक लाइफ दोनों को एग्जामिन करें। अगर प्राइवेट लाइफ में वो कोई कानून तोड़ रहे हैं उसका भी जुर्म, वो भी जुर्म है। जैसे बिल क्लिंटन साहब की मिसाल जैसे है, बिल क्लिंटन, मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको। जी। अमेरिका के अंदर, यूके के अंदर, वेस्टर्न सोसाइटी के अंदर एडल्ट्री, उसको कानून उसको नहीं आउटलॉ नहीं करता। कानून कहता है आप कर लें मगर ये आपकी प्राइवेट है। ठीक, मगर होता क्या है, कानून तो सज़ा नहीं देता आपको एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्स की, वहाँ तो है, कानून नहीं सज़ा देता। मगर अगर पब्लिक ऑफिस होल्डर पकड़ा जाए एडल्ट्री करते तो उसको रिज़ाइन करना पड़ जाता है, क्योंकि मॉरल ग्राउंड्स हैं, हैं, कानून में नहीं लिखा। मगर मोरालिटी का जो, सोसाइटी का जो मॉरल है, अखलाकियात, और फिर यहाँ सादिक और अमीन भी, उसके बेसिस के ऊपर उसको फिर छुट्टी करा देते हैं या वो रिज़ाइन करना ठीक है। अब यहाँ क्या सूरत हाल है? हाँ, रनिंग शॉर्ट ऑफ टाइम यहाँ पे भी। यहाँ पब्लिक तो मानते हैं लोग कि जी पब्लिक को तो आप पब्लिक हैं तो पब्लिक में जो आप चोरी करते हैं, ये करते हैं, वो करते। मगर यहाँ एक मौक़िफ़ ये है कि आप अगर पब्लिक के भी लोग हैं, आप प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट हैं, तो आपकी जो ज़ाती ज़िंदगी है ना वो बाहर नहीं आनी चाहिए। अच्छा, ये भी कि अगर आप कानून भी तोड़ रहे हैं ज़ाती ज़िंदगी में, वो भी छुपा के रखना चाहिए। ये तो तजाद हो गया फिर, अब ये प्रॉब्लम बन जाता है। अच्छा, तो उसमें अगर आपकी फैमिली लाइफ के अंदर कोई ऐसी चीज़ है जो कानून के ख़िलाफ़ है तो फिर उसको एक्सपोज करना मीडिया का हक बनता है। और ये हक दिलवाएंगे? ये हक वो देना नहीं चाहते। अच्छा, अभी एक बहुत बड़े हमारे सियासतदान हैं, लीडर हैं, उनको एक सहाफ़ी ने पूछा कि आपने ये भी किया है अच्छा, अपनी प्राइवेट लाइफ में, तो अब तो आप पब्लिक इंटरेस्ट तो माने आपने गलत काम किया है। तो उन्होंने आगे से जवाब दिया, नहीं आप ना मुझे पूछें, ये अल्लाह ताला और मेरे दरमियान है। अगर ऐसे ही है तो फिर कौन सी बात है जो अल्लाह ताला और आपके बंदे के दरमियान नहीं है? अच्छा, तो मेरा ये मौक़िफ़ है कि पब्लिक लाइफ में जो लोग हैं उनकी प्राइवेट लाइफ में अगर वो कोई कानून तोड़ते हैं, ठीक है, तो वो व्यूअर है। अगर आप ये जिम्मेदारी लेते हैं कि अवाम से आपका कनेक्शन रहेगा तो फिर अवाम को भी मौका दें कि वो आपका एहतसाब हर सूरत कर सके, प्राइवेट लाइफ एंड पब्लिक, दोनों तरफ आपका एहतसाब किया जा सके। मैं एग्जांपल देता हूं, ओहदा चल के आपके एक पास नहीं आता, आप जाते पब्लिक का होते यहाँ शख्स है वो जाके एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्स करता है, ठीक है, इस मुल्क में वो इलीगल है, यूरोप में नहीं है, राइट, इस मुल्क में। बट आपने उसको बड़ा क्लियर बता दिया कि वहां पर लीगल होने के बावजूद वो उसको पूछा। हाँ, आप कहते हैं कि जी मत पूछिए, ये मेरी प्राइवेट लाइफ है, हालांकि यहाँ का कानून कहता है कि घर में बैठ के भी शराब नहीं पी सकते, ये तो तजाद हो गया ना, और आप अडल्ट्री भी नहीं कर सकते, ये कानून के खिलाफ है, तजाद हो गया। तो इसलिए अगर आप ये कहें कि कानून के खिलाफ तो है मगर मेरी प्राइवेट लाइफ है, आप ना पूछें, तो हम पूछेंगे। ठीक है, जाहिर हो बातें नेक होना चाहिए इन अ वे। इसी से जुड़ा एक और बात, अहम सवाल है, आने वाले प्रोग्राम्स में सिटी साहब से ज़रूर जानेंगे कि जहाँ जहाँ कंट्रोल मीडिया है फिर वहाँ पर मामलात कैसे और यहाँ पर ऐसे क्यों। ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक। और अब आपके सवाल और सेठी साहब के जवाब। सलाम शेरी साहब। शेरी साहब, खान साहब को वोट इसलिए दिया था कि घर मिलेंगे, नौकरियां मिलेंगी, लेकिन उल्ट हुआ, घर छीन गए, नौकरियां ख़त्म हो गई। शेरी साहब, मैं आपको सुन रहा था कि खान साहब, अगली बारी खान साहब की फिर तैयारी। ये अगले इलेक्शन में क्या बेचेंगे, क्योंकि वर्कर तो बहुत मायूस फिर रहा है, हालात ऐसे हैं कि कोई और भी नज़र नहीं आ रहा। तो क्या सियासी निज़ाम की मायूसी हमें सदारती निज़ाम की तरफ ले जाएगी? बहुत खतरनाक इंटरेस्टिंग। इशारा। सदारती निज़ाम आ उन्होंने दो सकता है। चीज़ों को इकट्ठा कर दिया है। जी। एक ये कि क्या बेचेंगे मतलब आवाम के लिए, और क्या सदारती निज़ाम उसमें डाल के उसके ज़रिए बेचेंगे या उधर ले जाएंगे आपको। अच्छा देखिए जी, बात ये है कि इमरान खान साहब आप देख रहे हैं कि वो फीते काट रहे हैं और बड़े डेवलपमेंट बजट्स की अनाउंसमेंट्स हो रही हैं, प्रोजेक्ट्स अनाउंस हो रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि एकदम हरकत में आ गए, कराची जा रहे हैं, हम ये कर बना देंगे, वो बना देंगे, ये कर देंगे। हर रोज़ तस्वीर लगी हुई होती है, रिबन काट रहे हैं, कर्टन कर रहे हैं, कोई डैम, कोई दरख्त लगा रहे हैं। तो लोग ये समझते हैं कि ये कुछ तैयारी हो रही है किसी चीज़ के लिए। मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में ये हवाला दिया था कि मेरी इत्तला के मुताबिक ये एक किस्म की ये बना रहे हैं, एक पूरा प्रोपेगेंडा शीट जिसे कहते हैं, कि सब मिनिस्टर्स जो हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, ये सोशल मीडिया कैंपेन चलाई जाए कि कितना कुछ किया है इमरान खान की 3 साल की हुकूमत में, और ताकि लोगों को ये जो इम्प्रेशन है ना कि यहाँ तो काम ही कुछ नहीं हुआ और बड़ी बैड एडमिनिस्ट्रेशन है, सिवाय महंगाई की और हमें मिला क्या है, उसको नेगेटिव ख़त्म करने के लिए कोई पॉजिटिव चीज़ें जो हैं उसको दोहराया जाए। आइडिया ये है कि एक बात को, एक झूठ को जितनी दफ़ा आप 10 दफ़ा कहेंगे तो शायद 2 लोग यकीन कर लें, 20 दफ़ा कहेंगे तो 4 और यकीन कर लेंगे, 100 दफ़ा एक झूठ को कहेंगे गोएबल्स याद करवा दिया आपने। हाँ बिल्कुल, ये प्रोपेगेंडा का ये असूल है कि रिपीट करें। ये बाय द वे एडवर्टाइजिंग का भी यही है, यही ट्रिक है। यही ट्रिक, एक ही ऐड को चलाते रहें ताकि वो बैठ जाए, इतना झूठ बोलो कि सच लगने लगे। तो अब बात ये है कि ये प्रोपेगेंडा पूरा तैयार हो रहा है और ये होगा। इसका ये मतलब है कि ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इलेक्शन 2 साल के बाद नहीं होगी, जल्दी होगी। अगर जल्दी ना होती तो ये पैसे करते जाते जो अभी कर रहे हैं, ये अगले साल इलेक्शन से 1 साल पहले ही हरकतें करते हैं, पैसे बांटते हैं, प्रोजेक्ट्स शुरू करते हैं वगैरह वगैरह। इन्होंने अब शुरू कर दिया। इससे लोग ये कह रहे हैं कि शायद अगले साल इलेक्शन। क्यों? अगर आराम से बैठे हुए हैं खान साहब तो वो व्हाट्स द पॉइंट, बैठे हुए हैं, सिलेक्टर्स ने बैठाया हुआ है, प्रोटेक्ट किया हुआ है, तो क्या प्रॉब्लम है? बैठे रहे, 2023 में देखा जाएगा, फिर उस वक्त आप शुरू कर लीजिएगा। अब लोग ये कहते हैं कि इसके पीछे भी कोई साजिश है। वो क्या? अब थोड़ा सेंसिटिव इशू है, तो वो ये कि शायद खान साहब समझते हैं कि इससे बेहतर ये है कि अगले साल इलेक्शन हो जाए। उसकी 2 वजूहत हैं। एक ये कि जी वो जब 23 में होगी तो शायद उस वक्त कोई ऐसा चीफ जस्टिस ना आके बैठा हो जो हमारी करतूतें हैं उसको सवाल जवाब शुरू कर दे और हमें रोक दे कुछ काम करने से। आप समझ ही जाएंगे मेरा इशारा किस तरफ है। समझदार है वहाँ। वो दूसरी चीज़ ये है कि इस साल वो कुछ एक्सटेंशंस की बात भी हो, तो वो उससे अवॉइड करेंगे, उसको अवॉइड कर लिया जाए, उससे पहले ही कुछ और कर लिया जाए। अब आप आइए, आपको बेचेंगे क्या? अभी यही झूठ बेचेंगे ना। मैं अभी कह रहा था कि वो एक मीडिया के ख़िलाफ़ एक पूरा झूठ शुरू कर दिया है। अच्छे खासे लोग समझते हैं हाँ यार ये मीडिया जो है झूठ बड़ा बोलता है, इनको तो टाइट करें थोड़ा सा। अच्छा, अब मीडिया झूठ तो बोलता है मगर बात ये उतना झूठ नहीं बोलता जितनी हुकूमत झूठ बोलती है। या आजकल तो और भी बड़े लोग झूठ बोल रहे हैं। तो ये तो सारे माहौल का, माशरे का ही हमारा प्रॉब्लम है कि छोटा मोटा सियासी निज़ाम नाकाम हुआ तो क्या सदारती निज़ाम आ सकता? तो अब बात आई आपके सदारती निज़ाम वाली कि ये बेचेंगे तो कुछ नहीं मगर सदारती निज़ाम। अगर अगली इलेक्शन इन्होंने जीत ली 2/3 मेजॉरिटी के साथ, तो ये खान साहब बड़े तंग आए हुए हैं कि यार ये पार्लियामेंट में जाके बातें करनी पड़ती है। अभी लोग गिनते हैं कि मैं 9 दफ़ा गया हूँ 3 साल में। ये कोई बात है? हाँ मुझे नहीं जाना, फिर मुझे चॉइस होनी चाहिए, मैं जिसको मर्जी चाहूँ बना लूँ, लगा दूँ। ये क्या बात हुई कि जी इतने मिनिस्टर्स जो हैं वो MNAs होने चाहिए? ये सारे MNAs नामकूल फजूल लोग हैं, इनको पढ़ाई लिखाई है कोई नहीं, मुझे मजबूरी है मेरी, इनको लाना पड़ा। आई डोंट वांट दैम। मैं चाहूँगा कि नजम सेठी को लाया जाए, आयशा को लाया जाए, और मुझे राइट होनी चाहिए। मुँह मीठा कर रहे हैं आप। तो वो सदारती निज़ाम में एक तो ये है कि कोई पाबंदी नहीं है पार्लियामेंट की तरफ से इस किस्म की। दूसरी चीज़ ये है जो कि मैं समझता हूँ प्रॉब्लमेटिक है, ये तो अच्छी बात है, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि हमारी पार्लियामेंट्स बड़ी कमज़ोर हैं, कानून साजी भी ठीक नहीं कर सकती।
मगर चलें, वो तो एक आइन के मुताबिक है, कानून साजी हो भी जाती है, अच्छी भी होती है, ऐसी नहीं कि हर चीज़ बुरी होती है। अच्छे कानून बने, इतनी ज़बरदस्त आइन बनी हुई है, तो ये पार्लियामेंटेरियंस नहीं बनाई है ना, प्रोफेशनल्स को साथ लेके। मगर उसमें एक और चीज़ होती है, ये वन यूनिट हो जाता है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में आप एक शख्स को इलेक्ट करते हैं, और वो शख्स आप हिटलर भी इलेक्ट कर सकते हैं, इमरान खान भी कर सकते हैं, नवाज शरीफ भी कर सकते हैं। मगर अगर रिगिंग हो रही है, अगर रिगिंग हो रही है, अगर सिलेक्टर्स बैठे हैं ये क्या तो फिर ईवीएम्स भी चल रही हैं, हैं जी, और सॉफ्टवेयर भी बन रहे हैं, और 2/3 मेजॉरिटी भी आ जाती मिल रही है, माजी में तो भी फिर वो मिलती जो रही है, चाहे शायद ऐसे ही मिलती रही है, तो फिर जो चाहे वो कर लेंगे। जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे। जवाब इसमें मिल गया। बहरहाल अगर आप मजीद सवाल पूछना चाहते हैं अपने वीडियो मैसेज के जरिए हमें भेजिए, नंबर आपके सामने स्क्रीन पर है, फीडबैक दीजिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह ने कहबान।